नमस्ते बच्चों, और सब ठीक है। आज हम लोग जो है कि 7वीं क्लास में जो है कि विज्ञान पढ़ेंगे। 7वीं में हम लोग जो है इसके पहले जो है कि पाठ 10 पढ़े हैं आपदा प्रबंधन, जिसमें भाग 2, भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे भाग 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपदा के बारे में बताया था कि अचानक आने वाले जो भी मुसीबतें हों, चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित है, ये सारी चीज़ें जो है कि आपदा के अंतर्गत आती हैं। तो इसके पहले हम लोग जो है कि सूखा के बारे में हम लोग देख चुके थे कि सूखा क्या होता है। उसके बाद जो है कि जब बादल फटना अर्थात जब तेज़ बारिश होती है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है कि पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह जो है कि ज्वालामुखी फटता है, अर्थात ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होती है। आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था पहले कि जब भूगर्भ के अंदर बहुत अधिक गर्मी, अर्थात भूगर्भ के अंदर का जो तापमान की अगर बात करें तो वहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है। वहाँ की जो चट्टानें हैं, मिट्टी है, जो खनिज हैं, ये सब पिघली हुई अवस्था में रहती है। जब भूगर्भ के अंदर हलचल होती है तब उसके अंदर की जो भाग के जो भी सारी चीज़ें हैं, चाहे राख, मिट्टी, धातु वगैरह सब हैं, ये सब जो है कि पिघली अवस्था में जो है कि चट्टानों को तोड़कर बाहर निकलते हैं और चारों तरफ क्या होते हैं, फैल जाते हैं। अर्थात यह जो पदार्थ होता है जो निकलता है वही क्या है, ज्वाला है, अर्थात लावा है। वही क्या है, लावा है। हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं और ये किस प्रकार जो है कि बाहर आते हैं। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो आप देखेंगे कि ज्वालामुखी एक प्राकृतिक आपदा है। पृथ्वी के अंतर्भाग में बहुत अधिक ऊष्मा है। भूगर्भ से पृष्ठभाग की ओर या भूपृष्ठ पर तप्त पदार्थों की हलचल निरंतर होती रहती है। इस कारण भूकवच के नीचे के ठोस, द्रव व गैसीय पदार्थ भूकवच की ओर धकेले जाते हैं। इन पदार्थों का भूकवच के बाहर आकर भूपृष्ठ पर विस्फोट होता है और वे प्रवाहित होने लगता है। इसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि भूपृष्ठ के अंदर का जो तापमान है वो बहुत अधिक है। अब इतने अधिक तापमान के कारण उसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं, चाहे मिट्टी हो, चाहे चट्टानें हो, चाहे धातुएं हैं, जो भी खनिज हैं, ये सब पिघली हुई अवस्था में रहती है। और ऐसे कंडीशन में भूपृष्ठ के आंतरिक भागों में हलचलें होती हैं। जब हलचलें होने लगती है तब ये चट्टानों को तोड़कर जो है कि ऊपर की ओर ढकेले जाती हैं और भूपृष्ठ के बाहर आ जाते हैं और सर्वत्र जो है कि फैल जाते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। अब यह ज्वालामुखी जो होता है, आपको मालूम होगा कि भूपृष्ठ के आंतरिक भागों से जो निकले हुए जो पदार्थ हैं, जब ऊपर की तरफ आते हैं तो प्रचंड मात्रा में विस्फोट होता है। जिस तरह से आप लोग देखे होंगे कि बम फटता है, वैसे ही जो है कि विस्फोट ऊपरी भागों में दिखाई पड़ता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। अब जब ज्वालामुखी जब बाहर आते हैं तो आपको मालूम होगा उसके साथ जो है कि बहुत सारे जो है कि परिणाम भी लेके बाहर आते हैं। जब ज्वालामुखी जब बाहर निकलता है तो केवल उतना ही नहीं है, उसके साथ बहुत सारी जो है कि घातक समस्याएं भी बाहर आती हैं। देखेंगे हम लोग क्या क्या होता है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ज्वालामुखी के कारण क्या होता है। जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसके कारण क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसके साथ लावा रस, वाष्प, गर्म कीचड़, गंधक आदि रासायनिक पदार्थ भूपृष्ठ पर आकर संचित होते हैं और इस कारण पहाड़ या पहाड़ियाँ बनती हैं। अब समझ लीजिए, जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसके साथ लावा, इसके अलावा जो है कि राख, गंधक और भी बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं, ये सब बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद ये चारों तरफ क्या होते हैं, फैल जाते हैं और इन्हीं से जो है कि पहाड़ या पर्वत या डूंगर वगैरह जो भी होते हैं, इन्हीं से निर्मित होते हैं। और आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में मोस्टली जितने सारे पर्वत पठार आपको दिखाई देते हैं, सब इसी प्रकार निर्मित हैं। जो हिमालय पर्वत आप लोग देख रहे हैं वो भी इसी प्रकार से निर्मित हैं। अर्थात हम लोग हिमालय को मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि जब ज्वालामुखी निकला था तो उसके अंदर बहुत सारे मोड़ पड़ गए थे और इसीलिए इस मोड़ के कारण जो है कि हम लोग उसको बोलते हैं मोड़दार पर्वत।
तो इस प्रकार जो है कि पर्वतों का निर्माण होता है ज्वालामुखी के कारण। और यह जो है कि भूगर्भ से निकले हुए जो है कि पदार्थ है, मतलब लावा है, रस है, इसके अलावा राख है, गंधक वगैरह है, धातुएं हैं, ये सब जो है कि ऊपर आती है और कुछ समय के बाद अंतराल में वो ठंडे हो जाते हैं और जिसके कारण पर्वत और पहाड़ियों की निर्मित होती है। दूसरा आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ज्वालामुखी के कारण बाहर आने वाली राख और गैसों के कारण वायुमंडल प्रदूषित होता है। आप सोच लीजिए कि जब ज्वालामुखी निकलता है तो आपको मालूम होगा कि इसके साथ साथ जो है कि बहुत सारी गैसें भी बाहर आती हैं और साथ ही साथ जो है कि राख भी बाहर आती है और जिससे पूरा वायुमंडल देखेंगे तो आपको एकदम काला काला दिखाई देने लगता है। अर्थात वायुमंडल क्या होता है, एकदम प्रदूषित हो जाता है और जिसके कारण बहुत सारी जो है कि भयंकर बीमारियां भी फैलने लगती हैं। तो ये ज्वालामुखी के कारण हुआ। इसके बाद अगला है कि ज्वालामुखी के कारण बारिश आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। वातावरण का तापमान बहुत अधिक होता है, गर्मी जो है कि बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे कंडीशन में जलवाष्प अर्थात वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। और जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है तो यह पानी जो है कि वाष्प में उड़कर जो है कि बादलों में समाविष्ट होता है और वहाँ पर शीघ्र ही संघनन की क्रिया होती है और जल्दी ही जो है कि वहाँ से पानी की बूंदें गिरने लगती है, अर्थात बारिश आने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। किसके कारण? ज्वालामुखी के कारण। इसके बाद गर्म गैसों के कारण वातावरण का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। जब ज्वालामुखी निकलता है तो वातावरण का तापमान क्या होता है, अधिक होता है, चारों तरफ गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है इस ज्वालामुखी के कारण। अगला है गर्म कीचड़ में बस्तियां और जंगल दब जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गर्म कीचड़ में बस्तियां और जंगल ये दब जाते हैं। आज आप लोग को मालूम होगा हम लोग जीवाश्म ईंधनों की खोज करते हैं। जो जीवाश्म ईंधन है वो इसी प्रकार से जो है कि भूगर्भ के अंदर से निकाले जाते हैं। वो भी एक समय जो है कि आपको मालूम होगा कि जो आज हम लोग जो है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल जो प्राप्त कर रहे हैं ये सब जीवाश्म ईंधन है। जहाँ से ये प्राप्त किए जाते हैं कुछ समय पहले आपको मालूम होगा कि यहाँ पे बहुत सारे जंगल थे, बहुत सारी बस्तियाँ थी, लेकिन कालांतर में जो है कि ज्वालामुखी के कारण ये सब दब गए और जिसके कारण जो है कि आगे चलकर जो है कि इनका निर्माण जो है कि खनिज तेलों में, कोयले में हो गया। तो ये जंगल और बस्तियां जो है कि दबने से इसी प्रकार की जो है कि खनिजों की निर्मित होती है और ये होता है ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण, ज्वालामुखी की निर्मित के कारण कि सारे जंगल और बस्तियां जो होती हैं वो उसके नीचे आ जाती हैं। अब इसके बाद आपको कुछ विशेष चीज़ें दिया गया है कि ज्वालामुखी जमीन पर आते हैं उसी प्रकार समुद्र में भी आते हैं और समुद्र में ज्वालामुखी के विस्फोट के परिणाम स्वरूप कुछ द्वीपों की निर्मित होती है। अभी देखिए यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जिस तरह से हमको भूगर्भ के ऊपर जो है कि ज्वालामुखी दिखाई पड़ता है, लेकिन समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी की निर्मित होती है, लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ता क्योंकि समुद्र बहुत गहरा है, वहाँ पे भी बहुत सारे भूकंप निकलते रहते हैं, ज्वालामुखी निकलते रहते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि वो पानी के अंदर है। लेकिन जिस तरह से जो है कि भूपृष्ठ पे जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसके साथ ये सारी चीज़ें निकलती हैं, वैसे ही समुद्र के अंदर भी ये सारी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ता है। और कभी कभी आप लोग को मालूम होगा कि जब वहाँ पे प्रचंड मात्रा में जब ज्वालामुखी निकलता है तब वहाँ पे मालूम है वह भाग देखिए ऊपर एकदम उठ जाता है और जिसके कारण द्वीपों की निर्मित होती है। अर्थात आप बीच में देखेंगे तो उठा हुआ भाग दिखाई देगा, समतल भूभाग रहेगा और चारों तरफ क्या रहेगा, पानी रहेगा और इसी को हम क्या करते हैं, द्वीप करते हैं। तो इस प्रकार द्वीपों की निर्मित होती है ज्वालामुखी के कारण। अब इसके बाद ज्वालामुखी का विस्फोट टालना, ध्यान देना कि ज्वालामुखी का विस्फोट टालना, विस्फोट के कारण उसे रोकना या उसे नियंत्रित करना संभव नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि ज्वालामुखी एक प्राकृतिक आपदा है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। ज्वालामुखी को हम जो है कि उसको रोक नहीं सकते, केवल हम लोग जो है कि क्या कर सकते हैं, विज्ञान व तकनीकी की सहायता से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है और उस समय उसके अनुसार आपदा प्रबंधन करना अब संभव हो गया है। केवल हम उसके जो है कि भयावह रूप को जो है कि परख सकते हैं, जान सकते हैं और उसके बाद
प्रतिबंधित उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है कि इन प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते, केवल हम जो है कि उसको उस स्थिति को हम जान सकते हैं विज्ञान व तकनीकी के माध्यम से। ऐसे बहुत सारे उपकरण निर्मित हुए हैं, ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं जिसके माध्यम से हम केवल जो है कि उसके जो है कि रूप को अर्थात उसको मतलब कि उसके विस्फोट के अंदाज को हम पहचान सकते हैं, परख सकते हैं कि कितने प्रमाण में, कितनी ज़्यादा मात्रा में इसका विस्फोट होगा, कितने ज़्यादा मात्रा में इसकी शक्ति होगी, ताकत होगी, ये हम केवल पहचान सकते हैं जिसके द्वारा विज्ञान व तकनीकी के माध्यम से। बाकी हम उसको रोक नहीं सकते हैं। तो ये तो था आपको ज्वालामुखी के कारण कि ज्वालामुखी क्या होता है और ज्वालामुखी के कारण कौन कौन से परिणाम होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके बारे में देखे। अब हम लोग देखेंगे सुनामी। आपको मालूम होगा कि 2005 में जो बाढ़ आई थी, आप मुंबई पूरा डूब गया था पानी से, वो अभी एक प्रकार का जो है कि सुनामी था। देखेंगे हम लोग कि सुनामी की निर्मित किस प्रकार होती है। तो आपको मालूम होगा कि जमीन की तरह सागर के तल में भी भूकंप और ज्वालामुखी होते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। भूकंप और ज्वालामुखी समुद्र तल में भी आते हैं और महासागर के तल में भूकंप आने पर वह उत्सर्जित ऊर्जा पानी को ऊपर की ओर ढकेलती है और परिणाम स्वरूप विशेष प्रकार की लहरें निर्मित होती हैं। और ये लहरें उद्गम स्तर पर अधिक ऊंची नहीं होती हैं, परंतु बहुत अधिक वेग से दूर फैल जाती है। इतना समझ लीजिए कि आपको मैंने बताया कि ज्वालामुखी की निर्मित, तो जिस तरह से ज्वालामुखी या भूकंप जब भूपृष्ठ पर आपको दिखाई पड़ते हैं, निकलते हैं, उसी प्रकार से समुद्रों में भी इनकी निर्मित होती है। जब समुद्र में इनकी जो निर्मित होती है, जब प्रचंड मात्रा में भूकंप या ज्वालामुखी निर्मित होता है, तो आपको मालूम होगा कि उस समय जो भी सारे आंतरिक भाग की जो चीज़ें होती है वो सब बाहर आती है और ऐसे कंडीशन में प्रचंड मात्रा में ऊर्जा की भी निर्मित होती है। और यह ऊर्जा क्या करती है कि पानी की जो लहरों को ऊपर की ओर ढकेलती है, अर्थात ऊपर की ओर। जिस तरह से आप कोई वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, वही हाल जो कि यहाँ पर होता है। तो ये जो है कि ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर ढकेलती है और ऐसे कंडीशन में लहरों की निर्मित होती है। और यह लहरें आपको मालूम होगा कि जहाँ पर ज्वालामुखी निकलता है वहाँ पे इसकी जो है कि ऊंचाई क्या होती है, कम, लेकिन इसका वेग, गति बहुत अधिक होती है। जहाँ पे ज्वालामुखी निकलता है, भूकंप निकलता है, वहाँ पे लहरों की ऊंचाई कम होती है, लेकिन इनकी गति जो है, इनका वेग बहुत अधिक होता है। लगभग 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका वेग होता है। और जब ये लहरें जब समुद्र के किनारे की तरफ आती हैं, जब किनारे की तरफ आती हैं, तब इनकी जो है कि गति क्या होती है, कम हो जाती है। गति कम होती है, लेकिन इनकी ऊंचाई क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। और जब इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है तो आपको मालूम होगा कि पूरा का पूरा पानी जो है कि आंतरिक भाग से बाहर की ओर उड़ेल दिया जाता है और जिसके कारण उसके संपर्क में आने वाले जो भी वस्तुएं हैं सब पानी के नीचे आ जाती हैं। इसे हम क्या करते हैं, सुनामी करते हैं। तो एक बार वापस मैं आपको बताता हूँ कि जब ज्वालामुखी भूगर्भ के अंदर समुद्र के अंदर जब निर्मित होते हैं तो ऐसे कंडीशन में प्रचंड मात्रा में विस्फोट होता है और ऊर्जा की निर्मित होती है। जब ऊर्जा वहाँ पे निकलती है अधिक मात्रा में, तब वह ऊर्जा जो है कि नीचे से ऊपर की ओर ढकेली जाती है और ऐसे कंडीशन में लहरों की निर्मित होती है। और यह लहरें प्रारंभ में कैसी होती हैं, इनकी ऊंचाई कम होती है लेकिन गति अधिक होती है। ऊंचाई कम होती है लेकिन गति अधिक होती है। इनका वेग लगभग 800 किलोमीटर से 900 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और ऐसे कंडीशन में जब ये लहरें जो है कि किनारे की तरफ आती हैं तो इनकी जो है कि गति कम हो जाती है लेकिन ऊंचाई बढ़ जाती है। और ऐसे कंडीशन में वह पूरा पानी जो है समुद्र के आंतरिक भाग से बाहर की ओर उड़ेले जाते हैं और उसके संपर्क में आने वाले जो भी भाग है, क्षेत्र हैं, सब जो है कि जलमग्न हो जाते हैं। इसी को ज्वाला जो है कि सुनामी के नाम से जानते हैं। अब दूसरी बात आपको यहाँ पर बताया गया है कि सुनामी
यह जो है कि लैटिन भाषा में अर्थात जो है कि जापानी भाषा शब्द है सुनामी। अब सुनामी जो है कि आपको मालूम होगा, सुनामी का अर्थ है तटों पर आकर टकराने वाली पानी की बड़ी लहरें। यह जापानी शब्द है। सुनामी क्या है? जापानी शब्द है। इसका अर्थ यह है कि तटों पर आकर टकराने वाली जो है कि पानी की बड़ी लहरें, यह जो है कि सुनामी है। तो सुनामी के बारे में आप लोग जान गए कि जब सुनामी आती है तो इतनी सारी दिक्कतें आती हैं। जब इतनी सारी दिक्कतें आती हैं तो उसके साथ कुछ जो है कि हानिकारक प्रभाव भी होता है, हानिकारक परिणाम भी पड़ते हैं सुनामी के कारण। तो हम लोग देखते हैं, आगे आपको दिया है कि सुनामी के हानिकारक क्या क्या प्रभाव होते हैं। जैसे पहला आपको दिया है, सुनामी के कारण इमारतों, निर्माणाधीन भवनों का विध्वंस हो जाता है। मतलब सुनामी के संपर्क में, लहरों के संपर्क में आने वाली जितनी सारी इमारतें हैं, जितने सारे भवन हैं, उनका सबका क्या होता है? विध्वंस होता है, नुकसान होता है, सब जो है कि पानी के अंदर चले जाते हैं। दूसरा है बड़े पैमाने पर जन और हानि अर्थात वित्तीय हानि होती है। धन और जन मतलब लोगों की बहुत ज़्यादा मात्रा में जान चली जाती है, बह जाते हैं, और बहुत भारी मात्रा में जो है कि संपत्ति का नुकसान होता है। किसके कारण? सुनामी के कारण। इसके बाद है तटों के पास की नौकाओं और जहाज़ों को भी हानि होती है, क्योंकि तटों के पास आपको मालूम होगा जो भी नौकाएं हैं, जहाज हैं, रुके रहते हैं, ये सब पानी में क्या होते हैं? बह जाते हैं। सबका जो है कि भारी मात्रा में नुकसान होता है। वृक्ष जो है जड़ सहित उखड़ जाते हैं और बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है। वृक्ष जो होते हैं, आपको मालूम होगा कि जब जो है सुनामी जो है कि पूरा चारों तरफ फैलता है तो ऐसे कंडीशन में जड़ों के साथ साथ जो है कि वृक्ष क्या होते हैं? उखड़ जाते हैं और भारी मात्रा में भूस्खलन होता है, अर्थात मिट्टी का क्षरण होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिट्टी क्या होती है? बढ़ जाती है। इसके बाद आपको दिया गया है कि किनारों की मूलभूत जमीन बदलकर दलदली प्रदेश का निर्माण होता है। जो किनारों की जो जमीन होती है, जो उपजाऊ जमीन होती है, जो समतल भूभाग है, ये सब क्या होते हैं? उखड़ कर बढ़ जाते हैं और वहाँ पर जो है कि बालूयुक्त अर्थात जो कि दलदल भूमि की निर्मित हो जाती है। अर्थात वहाँ का जो प्रदेश है वो दलदल क्षेत्र बन जाता है, अर्थात दलदली युक्त हो जाता है। इसके बाद आपको दिया है यातायात की दृष्टि से रुकावटें पैदा होती हैं। आपको मालूम होगा कि जब सुनामी आती है तो उसके संपर्क में आने वाले जितने भी सारी सड़कें हैं, रेल मार्ग हैं, जो भी है, सब उखड़ जाती हैं। उनकी जो है कि चट्टानें अर्थात जो है कि मिट्टी जो है वो सब बह जाती है। सड़कों का जो है कि एकदम बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि उस मार्ग पे आने वाले जितने भी यातायात के वाहन हैं, इन सब में अवरोध होता है, अर्थात उसमें रुकावटें उत्पन्न होती है, वह क्योंकि रोड खराब हो जाता है। इसके बाद है समुद्र संबंधित व्यवसाय, उद्योग धंधों पर विपरीत प्रभाव होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आपको मालूम होगा कि समुद्र के ऊपर जो है कि बहुत भारी मात्रा में जो है कि व्यवसाय चलते हैं, रोजगार चलते हैं, लेकिन जब सुनामी आता है तो इन बंदरगाहों का बड़े मात्रा में क्या होता है? ह्रास होता है, नुकसान होता है। अर्थात उसके संपर्क में आने वाले जो भी रोजगार हैं, व्यवसाय हैं, सब के सब नष्ट हो जाते हैं और जिसके कारण लोगों का जनजीवन क्या होता है? अस्त व्यस्त हो जाता है। मतलब उनका जीवन जो है कि दुखमय हो जाता है, अर्थात रोजगार के अभाव। और बंदरगाह का भारी मात्रा में क्या होता है? नुकसान होता है। जो बंदरगाह है, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे जहाज़ें या नौकाएँ आके रुकती हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में जो है कि बंदरगाह बनाया जाता है। और जब सुनामी आता है तो इन बंदरगाहों का बहुत भारी मात्रा में क्या होता है? नुकसान होता है। बंदरगाह जो है टूट कर बिखर जाती है। तो ये सारे जो है कि परिणाम होता है कि जब सुनामी आती है तो इतनी सारी दिक्कतें आती हैं। और इसके बाद जो है कि आपको अगला दिया है तूफान। तूफान के बारे में आपको दिया है कि तूफान कैसे निर्मित होते हैं, उसके कौन से प्रभाव हैं। आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों कि तूफान भी इसी से संबंधित है। जब आपको मालूम है कि तूफान होता क्या है, तो आपको मालूम होगा कि जब मालूम है प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब भारी मात्रा में नुकसान होता है तो सब तूफान के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जैसे तेज आंधियाँ बहती, बवंडर का नाम सुनो, जब तेज बहता है तो भारी मात्रा में नुकसान होता है। अर्थात फसलें जो है कि ज़मीन पे आ जाती हैं, पेड़ पौधे टूट जाते हैं, घरों के छत्तर उड़ जाते हैं, मतलब भारी मात्रा में जो है कि नुकसान होता है। ये सब जो है कि तूफान के अंतर्गत आते हैं। और यह जो है आपको मालूम होगा उन्हीं के प्रभाव, उन्हीं के ये सब क्या है? प्रभाव है, जिसके कारण क्या होता है? जन और धन इन दोनों का ह्रास होता है, नुकसान होता है। मतलब तो ये तूफान के अंतर्गत आते हैं।
और जब तूफान आता है तो आपको मालूम होगा कि कुछ बातों को हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चाहे सुनामी आती है, चाहे तूफान आता है, या तो आपको मालूम है कि आपके एरिया में ज्वालामुखी निर्मित हो गया है, या और भी बहुत सारी जो है कि अड़चनें आती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको कुछ विशेष सावधानियां बरतना चाहिए और लोगों को उसके प्रति जागरूक करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको दिया गया है कि इसे सदैव ध्यान में रखो। जैसे पहला आपको दिया है, इमारतों पर गिरकर हानि पहुंचा सकने वाले वृक्षों की नियमित रूप से छटाई करनी चाहिए। आपको मालूम होगा कि मोस्टली तो आपको ये जानना चाहिए कि वृक्षों के नीचे हमको आवास की निर्मित नहीं करना चाहिए। अगर आवास की निर्मित किए भी हैं तो उसके संपर्क में आने वाले जो वृक्ष हैं उनकी डालियों को हमको नियमित छटाई करते रहना चाहिए, उसकी देखभाल करता रहना। क्योंकि आपको मालूम होगा वृक्षों की डालियां गिरने से छत या इमारत में बहुत भारी मात्रा में नुकसान पड़ सकता है। और यह कब होता है? जब तूफान आते हैं, जब ऐसे संकट आते हैं तो वृक्ष गिर जाते हैं या टूट जाते हैं। तो नियमित रूप से अगर उनकी छटाई करते रहेंगे तो इस प्रकार की जो है कि आपदा से आप कर सकते हैं, बच सकते हैं। अगला आपको दिया है, यदि हम घर के बाहर हैं तो निश्चित रूप से कहाँ है इस बारे में अपनी करीबी रिश्तेदारों मित्रों को बताना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो हम कहाँ हैं और कैसे हैं, कौन से कंडीशन में, ये सारी जानकारी आपको अपने रिश्तेदारों को मित्रों को अवगत कराना चाहिए। दूसरा अगला क्या है, अगर स्वयं बाहर गए हैं तो सुरक्षित स्थान पर आश्रय ले लेना चाहिए। अगर ऐसी समस्या में अगर आप खुद बाहर गए हैं और आपको ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो आपको किसी सुरक्षित जगह पे पहुंच जाना चाहिए। घर के अंदर गैस रेगुलेटर या स्विच बंद करके रखना चाहिए। आपको मालूम होगा जो मेन प्लग होता है करंट का, बिजली का, उसको भी बंद करके रखना चाहिए। अपने रिश्तेदारों मित्रों को संभावित संकट के बारे में सूचना देना चाहिए कि कौन सी समस्या आ रही है, कौन से संकट आ रहे हैं, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए। और दूसरी बात आपको मेरे प्यारे बच्चों मालूम होगा कि इतनी सारी जो चीज़ें आपको जानकारी दी गई इस वीडियो में, इसके आधार पे आपको यहाँ पे कुछ गृह कार्य दिए गए हैं, ये आपको करना अनिवार्य है। और शुक्रवार और शनिवार को आपको वीडियो में इसको शेयर करना है। जैसे सुनामी किसे कहते हैं, उसके क्या कारण है, उसको लिखना है। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, उसके कारण क्या है, उसको लिखना है। और अगला है तूफान के समय आप कौन कौन सी सावधानियाँ बरतोगे। ये सारी चीज़ें आपको जो है कि यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से इसको पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए, जिससे आपको मालूम है इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में आपको आसानी होगी और आपको याद भी हो जाएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन्हीं के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।